हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एनुअल एग्जाम। ध्यान रहे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें साल भर तो पढ़ना जरूरी है ही, साथ ही साथ एग्जाम के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बना करके काम करना बहुत जरूरी है। एग्जाम के पास आते ही लगभग 1 महीने पहले हमें हाई अलर्ट में आ जाना चाहिए। एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी है उसे पहले मैं स्टेप वाइज बताती हूँ। सबसे पहला है बिफोर एग्जाम मेक अ ब्लूप्रिंट ऑफ ईच आंसर। जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक पेपर में 5 यूनिट्स होते हैं, तो यूनिट वाइज आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए और इसके बाद उनके आंसर का ब्लूप्रिंट बना लीजिए। ब्लूप्रिंट मीन्स जस्ट लाइक अ मैप। जैसे कि जब हम कोई घर बनवाते हैं तो उससे पहले हम नक्शा बनवाते हैं, तो ठीक वैसे ही हर एक आंसर का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए जिसमें आपके सभी मेन पॉइंट्स आएंगे, साथ ही साथ में हेडिंग्स भी आएंगे। उनमें आने वाले जो भी मेन टर्म्स हैं वो भी आप उसमें लिख लीजिए। कौन सा पिक्चर आप उसमें यूज करेंगे, कौन सा फ्लो चार्ट यूज करेंगे, ये सभी मिला करके एक आंसर का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। ब्लूप्रिंट बहुत ही बेनिफिशियल होता है एग्जाम में रिवीजन के लिए और साथ में इससे टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। दूसरा देखते हैं ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम के समय क्वेश्चन सिलेक्शन इन ईच यूनिट। जैसा मैंने बताया है कि हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे, तो आपको वहां पर सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन सिलेक्शन का क्या तरीका हो सकता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद है आंसर राइटिंग टेक्निक। आंसर राइटिंग टेक्निक जिसमें मैं आपको एग्जाम हॉल में आंसर शीट मिलने से लेकर के लास्ट में इन्विजिलेटर को कॉपी सबमिट करने तक के सारे प्रोसेस को समझाऊंगी। साथ ही साथ जो भी डूज एंड डोंट्स हैं, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन भी दूंगी। साथ ही साथ एक परफेक्ट आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या चीज हमें उसमें इंक्लूड करना चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगी। इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। ग्रुप में आंसर शीट आपको एग्जाम शुरू होने के 5 से 10 मिनट पहले ही दे दी जाती है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि रूम में 10 से 15 मिनट पहले आप पहुंच जाएं ताकि आप थोड़े रिलैक्स हो सके और केयरफुली आप अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट, पेपर और बाकी सारी डिसाइड एंट्रीज कीजिए। एग्जाम की कॉपी में आपको अपना नाम कहीं पर भी नहीं लिखना है। सारी एंट्रीज करने के बाद में चेक कर लें कॉपी में मार्जिन है या नहीं है। कई बार कॉपी में मार्जिन पहले से दिया हुआ होता है, कई बार मार्जिन नहीं होता है। मार्जिन बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। यदि आपको पेपर नहीं मिला है, आपके पास में टाइम है, तो आप पेन या पेंसिल और स्केल की सहायता से सभी पेजेस के लेफ्ट साइड पर 1 इंच मार्जिन खींच लीजिए। यदि आपके पास में टाइम नहीं है तो आप कॉपी को इस तरीके से मोड़ करके भी मार्जिन खींच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस प्रकार से केवल आप लेफ्ट मार्जिन का ही यूज कीजिए। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे मोटे मोटे मार्जिन्स दोनों साइड पर कॉपी को मोड़कर बना लेते हैं और बीच में केवल 3 से 4 शब्द लिखते हैं। कई बार वो लाइन छोड़ करके भी लिखते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो दिखा सके कि उन्होंने एक आंसर को इतने पेजों में लिखा है, लेकिन ध्यान रहे कभी भी पेजों की गिनती नहीं होती है। यदि आपने करेक्ट आंसर लिखा है तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए लिखते समय आप लेफ्ट वाली मार्जिन के बगल में कंटिन्यूअस आप लास्ट तक का लिखते चले जाइए। लाइन भी मत छोड़िए। लाइन उसी केस में छोड़िए जब आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया हो और फिर आपको अगला आंसर बनाना है।
तो आप उनके बीच में 1 या 2 लाइन छोड़ सकते हैं। में से किसी आंसर को बनाने से पहले यूनिट का नंबर और मार्जिन के लेफ्ट साइड पर आंसर नंबर स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। ध्यान रहे इस चीज को आप बहुत ही केयरफुली करेंगे, क्योंकि यदि आपने यहाँ पर आंसर नंबर कुछ और डाल दिया और आंसर किसी और चीज पर आपने किया है, तो आपका पूरा का पूरा आंसर वहां पर काटा जा सकता है। इसलिए इस काम को भी बहुत ध्यान से करेंगे। इसी बीच बेल लगने पर आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। पेपर में आप क्लास, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी कुछ पहले चेक कर लीजिए। कभी कभी कोई पेज मिसिंग भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेज प्रिंट ना हो पाया हो, ब्लैंक हो। ऐसे केस में आप अपने इन्विजिलेटर से तुरंत बात कीजिए। पेपर में कोई मिस्टेक है तो पेपर चेंज कर लीजिए, और यदि सब कुछ सही है तो क्वेश्चन पेपर के टॉप पर आप अपना रोल नंबर लिख लीजिए। यहाँ भी आपको कहीं भी नाम नहीं लिखना है। बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। हर एक क्वेश्चन को आप 2-2 बार पढ़िए, जिससे आप समझ जाएं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 5 यूनिट आएंगे, जिसमें से हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन होंगे और उसमें भी चॉइस होंगी। जो कि चॉइस है, तो क्वेश्चन का सिलेक्शन भी आपको बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। किसी यूनिट में क्वेश्चन के सिलेक्शन के दो केस हो सकते हैं। या तो आपको उन क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहा हो, तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपको जो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से बन रहा है आप वही बनाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहे हैं, तो इस केस में आप वो क्वेश्चन चूज कीजिए जिसमें आप अधिक से अधिक डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल आदि बना सकें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन बहुत ही थ्योरेटिकल होते हैं, जिसमें आप इस तरह की चीजें जैसे डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल वगैरह बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि यूनिट में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन में 2 शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, तो शॉर्ट नोट्स को बनाना बेहतर माना जाता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आप अधिक स्कोर कर पाते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई फुल क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लीवेज, ये सब फुल क्वेश्चन है, लेकिन इनको कई बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछ दिया जाता है। तो ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं आपको ब्लूप्रिंट बनाने की टेक्निक बताऊंगी। ब्लूप्रिंट याद रखिए, हर जगह पर आप ब्लूप्रिंट को लागू कीजिए। यदि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप उसकी डिटेलिंग ज्यादा कीजिए, और यदि शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स है, तो आप उसमें ज्यादा डिटेल नहीं डालिए। ध्यान रखिए क्वेश्चन के वेटेज के आधार पर ही आप उसकी डिटेलिंग करेंगे, नहीं तो टाइम आपका मैनेज नहीं हो पाएगा। एक और बहुत ही ध्यान देने वाली बात कि यदि आपको कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन सिलेक्शन में, तो आप भले ही 2 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के क्वेश्चन चूज कर लीजिए, लेकिन एक बार जब आप कोई क्वेश्चन चूज करते हैं तो आप फिर वही कंटिन्यू कीजिए। कई बार मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स किसी यूनिट के एक क्वेश्चन को आधा या एक पेज लिखते हैं, फिर उसे क्रॉस कर देते हैं, और फिर शायद उन्हें लगता है कि ऑप्शन का दूसरा क्वेश्चन उनसे ज्यादा अच्छे से बनेगा, तो फिर वो चॉइस के दूसरे क्वेश्चन को फिर बनाना शुरू करते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि आधे से एक पेज लिखने में भी हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए ध्यान रहे, भले ही 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए, लेकिन जिस क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़िए और समझिए कि उसमें
क्या पूछा जा रहा है। कई बार अलग अलग टर्म्स सिमिलर साउंड करते हैं, वहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। यदि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में आप केवल स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस से बनाते हैं तो आपको वहां पर नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए कि क्या पूछा जा रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए मॉडर्न थ्योरी ऑफ ब्लड कोआगुलेशन, तो आपको मॉडर्न थ्योरी ही लिखनी है। यदि आप उसकी जगह पे हॉवेल्स थ्योरी या दूसरी थ्योरीज लिखते हैं तो वो आंसर आपका क्रॉस कर दिया जाएगा, एक भी नंबर वहां पर आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्वेश्चन को समझ करके टू दी पॉइंट आप आंसर दीजिए। एक और बात पर ध्यान दीजिए, जैसे कि जूलॉजी और बॉटनी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनके कई नाम होते हैं, तो आप कम से कम जो पॉपुलर नाम है वो सभी याद रखिए। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम है निडेरिया। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि निडेरिया के लक्षण बताइए, तो आपको यदि ये नहीं मालूम है कि निडेरिया सिलेंट्रेटा को ही कहा जाता है, ऐसे में आप इस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाएंगे। सेम एज जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ही नाम हाइपोफाइसिस है। तो इस पे ध्यान रखिए कि जितने भी पॉपुलर टर्म्स हैं वो सभी आप याद रखिए। आंसर राइटिंग टिप्स में सबसे पहले मैं बहुत ही जनरल चीजें बताऊंगी। आंसर लिखने के लिए आप ब्लैक और ब्लू किसी भी पेन का यूज कर सकते हैं। हेडिंग्स और टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आप कलर्ड पेन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रेड और ग्रीन कलर का पेन आपको यूज नहीं करना है। इसके अलावा डायग्राम आप पेन से और पेंसिल किसी से भी बना सकते हैं। हैंडराइटिंग आपकी बहुत सुंदर ना हो तो भी चलेगी, लेकिन हैंडराइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एग्जामिनर के ठीक ठीक समझ में सब कुछ आना चाहिए। इसके अलावा यदि आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस, तो आप इसे सीधे एक लाइन से सिर्फ क्रॉस कर दीजिए। कभी भी वर्ड के ऊपर ओवर राइटिंग ना करें। इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी बात कि क्वेश्चन लिख करके कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। सीधे यूनिट का नंबर डालिए और आंसर नंबर डाल करके आंसर लिखना शुरू कर कीजिए। आंसर राइटिंग टिप्स में कुछ बहुत ही जनरल टिप्स पहले बताती हूँ। जैसे कि आंसर लिखने के लिए आप ब्लैक या ब्लू दोनों ही पेन का यूज कर सकते हैं। हेडिंग डालने के लिए और टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आप दूसरे कलर्ड पेन का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन रेड और ग्रीन पेन को यूज नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि कलरफुल पेन यूज करने से कॉपी बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन बार बार अलग अलग कलर के पेन को यूज करने से हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट होता है। इसलिए आप चाहें तो ब्लू कलर से आप आंसर लिख सकते हैं, ब्लैक कलर से आप हेडिंग डाल सकते हैं, साथ ही टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आप उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद डायग्राम बनाने के लिए पेन और पेंसिल दोनों का यूज किया जा सकता है। यहाँ भी यदि आप पेन से डायग्राम बनाते हैं तो आपको पेंसिल बदलने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जो है हैंडराइटिंग है वो बहुत ही सुंदर ना हो तो भी चलेगी, लेकिन नीट और क्लीन होनी चाहिए, एग्जामिनर के समझ में आनी चाहिए। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स कि क्वेश्चन लिखकर कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। सीधे यूनिट नंबर और आंसर नंबर डाल करके क्वेश्चन का आंसर लिखिए। आंसर राइटिंग टिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। आप चाहे साल भर कितना भी पढ़े हो या घर से कितनी भी तैयारी करके आए हो, लेकिन एग्जाम देते वक्त यदि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो 3 घंटे में आपका 5 यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा और शॉर्ट नोट्स के लिए आपके पास सिर्फ 60 मिनट्स की टाइम है। अब आप इसके अकॉर्डिंग घर पर अभी जरूर प्रैक्टिस कीजिए कि इतनी देर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से टाइम को मैनेज करके ही आप 3 घंटे में 5 यूनिट बना पाएंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जिसे आप एग्जाम में जरूर फॉलो कीजिए। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बल्कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो आपसे सबसे अच्छे से बनता हो, क्योंकि नो डाउट एग्जामिनर पर भी फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता ही है। तो यदि आपका सबसे पहला आंसर बहुत अच्छा होगा तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट एग्जामिनर पर पड़ता है। इसके बाद सेकंड में आपसे जो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन बनता हो आप उसे बनाइए, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में इस सीक्वेंस में आप क्वेश्चन बनाइए। एग्जाम में कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कॉमन स्टेप्स बता रही हूँ, इसलिए जो स्टेप उस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है आप उसे अप्लाई कीजिए और जो नहीं है आप उसे छोड़ भी सकते हैं। किसी भी आंसर की शुरुआत में पहले उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जैसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई टर्म पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि पूछा गया है प्रोकैरियोट या हार्मोन, तो ये कोई टर्म है। तो सबसे पहले आप इनकी टर्मिनोलॉजी दीजिए, उनका शाब्दिक अर्थ बताइए। जैसे कि प्रो, कैरी ऑन, प्रो मीन्स बिफोर, कैरी ऑन मीन्स कर्नल या फिर न्यूक्लियस। और इनको बताते हुए आप अब अपने शब्दों में उसको समझाइए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोकैरियोट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स अ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो इस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं। इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छी मार्किंग होती है। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि कभी कोई डेफिनेशंस पूछा गया हो, जैसे मान लीजिए इकोलॉजी पूछा गया है कि इकोलॉजी क्या है, तो यहाँ भी हम ये शब्द कहाँ से बना है वो दे सकते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है ओइकोस, मतलब होम, और फिर वो बताते हुए हम इसे समझा सकते हैं। इसके अलावा इकोलॉजी शब्द को किसने दिया, साइंटिस्ट के नाम और ईयर के साथ में डाल सकते हैं। ये भी एक अच्छा ये इससे भी एक अच्छी मार्किंग होती है। इसके अलावा यदि ये डेफिनेशन वाले शब्द हैं तो इनका डेफिनेशन भी दीजिए। यदि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन दे रहे हैं तो आपको डेफिनेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना होगा, और डेफिनेशन में आप अपना कोई भी शब्द यूज नहीं करेंगे, पूरा का पूरा एज इट इज होगा। सेम एज अगर आपको एक्सप्रेशन पूछा जाए तो वहां भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम वहां नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करके आप डेफिनेशन देंगे। लेकिन ध्यान रहे डेफिनेशन में अगेन आप अपना कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा ही एज इट इज उतारेंगे। क्वेश्चन के आंसर में साइंटिस्ट के नाम होते हैं, आप उन्हें भी जरूर याद कीजिए विद ईयर और फिर वहां उन्हें मेंशन कीजिए। लाइक फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, और यदि कोई थ्योरीज हैं, और फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में अक्सर साइंटिस्ट के नाम होते हैं तो उन्हें आप वहां पर इंक्लूड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूक्लियस में रॉबर्ट ब्राउन का नाम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नॉल एंड्रस का, और म्यूटेशन में ह्यूगो डी व्रिस का नाम यहाँ पर विथ ईयर इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा करने से भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन में किसी ऑर्गेनल, ऑर्गन्स या फिर किसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर किसी दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, तो आप इंट्रोडक्शन देने के बाद में उनका साइज विथ यूनिट देंगे, प्लस शेप, लोकेशन, ये सब जरूर मेंशन करें। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इनके बाद में हम आ जाते हैं आंसर की मेन बॉडी पर। आंसर की मेन बॉडी कहने का मतलब है क्वेश्चन में जो भी कुछ पूछा गया है अब उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें पैराग्राफ राइटिंग या कथा कहानी के जैसे नहीं लिखना है, बल्कि हेडिंग, सब हेडिंग डालते हुए पॉइंट टू पॉइंट हमको यहाँ पर आंसर करना है। साथ ही साथ जहां जहां पे जरूरत पड़े वहां वहां पर हमें डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, रे डायग्राम, टेबल्स, सभी कुछ इंक्लूड करना है। इससे भी अच्छे नंबर मिलते हैं। ध्यान रहे जूलॉजी एंड बॉटनी में डायग्राम का एक बहुत बड़ा रोल होता है आंसर के
वैल्यूएशन में। जैसे मान लीजिए यदि कोई क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम भी बनेगा, तो आप वहां पर लगभग 6 नंबर होते हैं उसकी थ्योरी लिखने में और 4 नंबर होते हैं उसके डायग्राम बनाने में। तो यदि आप डायग्राम नहीं बनाते हैं, पूरा का पूरा थ्योरी लिखते हैं, सही लिखते हैं, उसके बावजूद भी आपको वहां पर सिर्फ 5.5 या 6 नंबर ही दिए जाएंगे। और यदि आप डायग्राम बनाते हैं तो आपका वैल्यूएशन अच्छा होगा। इसलिए डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन की तैयारी करते समय आप उसमें कौन कौन से डायग्राम बनेंगे ये जरूर प्रैक्टिस कर लें। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस को शो करने के लिए ये एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है। इस प्रकार के डायग्राम जरूर ऐड कीजिए। वाटर सिस्टम इन एस्टेरियास को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रे डायग्राम बनाया है। तो इस प्रकार से फिजियोलॉजी को बताने के लिए आप जगह जगह पर रे डायग्राम का यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता भी नहीं होगी और आंसर का वैल्यूएशन अच्छा होगा। आपने कोई डायग्राम, रे डायग्राम या फिर कोई डेटा किसी रेफरेंस बुक से लिया है, तो उसे बनाने के बाद उसके नीचे में उसका रेफरेंस जरूर डाल दें। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का डायग्राम है, जहाँ पर अलग अलग डेटा दिए हुए हैं। जैसे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 15 mmHg, यहाँ ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है 30 mmHg। तो इस प्रकार से इसमें डेटा दिए हुए हैं। आप जब भी इस प्रकार के डेटा किसी रेफरेंस बुक से लेते हैं, तो रेफरेंस बुक का नाम और ऑथर यहाँ नीचे होना चाहिए। जैसे रेफरेंस प्रिंसिपल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय गेरॉर्ड जे टॉडरा। ध्यान रखें, यदि आपके पास में टाइम कम है तो आप सिर्फ ऑथर का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जैसे स्टेरॉयड हार्मोन बायोसिंथेसिस का एक रे डायग्राम है, जो कि एंडोक्राइनोलॉजी बाय मैक ई हैडले की बुक से लिया गया है। तो यहाँ पर भी इसका रेफरेंस मैंने नीचे में डाल दिया है। उसमें कई बार डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको डिफरेंस बताना होता है। जैसे कि माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में डिफरेंस, या फिर कभी कभी कंपैरेटिव स्टडी में कंपैरिजन करने के लिए भी दिया जाता है। जब भी इस प्रकार के डिफरेंस या फिर कंपैरेटिव क्वेश्चन आए, तो वहां पर आप इस तरीके से टेबल बना करके कंपैरिजन करें। यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस पूछा गया है, तो माइटोसिस और मियोसिस लिखा है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके आधार पर इनको डिफरेंशिएट किया गया है। तो इस तरीके से टेबल बना करके डिफरेंस लिखें। या फिर कंपैरेटिव स्टडी वाले आंसर को बनाते समय भी ध्यान रखें, यदि आवश्यकता हो तो डायग्राम भी बनाइए। इसी टेबल में आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम लिख दीजिए और यहाँ पर दोनों के डायग्राम बना दीजिए आवश्यकता अनुसार। जैसे कि माइटोसिस मियोसिस में आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन यदि सेकेंड ईयर में कंपैरेटिव स्टडीज दिए हुए हैं, उसमें से जैसे मान लीजिए यदि डाइजेस्टिव सिस्टम की कंपैरेटिव स्टडी आई है या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड की कंपैरेटिव स्टडी आई है, तो सेम जगह पर आप उसी टेबल में नीचे में डायग्राम बना सकते हैं। कि आंसर में आए स्पेसिफिक टर्म्स को आप अंडरलाइन करके या फिर बॉक्स बना करके जरूर हाईलाइट करें। इससे एग्जामिनर का ध्यान उन टर्म्स की तरफ पे आकर्षित होता है। आपने अपने आंसर का बहुत सा भाग किसी रेफरेंस बुक से लिया हुआ है, तो आप उन बुक्स के नाम भी अपने आंसर के लास्ट में डाल सकते हैं। इसका भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, जैसे मैंने बीएससी सेकेंड ईयर में कार्डियक साइकिल को प्रिंसिपल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय गेरॉर्ड जे टॉडरा की बुक से पढ़ाया था। तो इससे रिलेटेड यदि आप लिखते हैं तो आप इन रेफरेंस को भी वहां पर डाल सकते हैं। एक आंसर के नीचे आप एक से अधिक रेफरेंस बुक का नाम भी डाल सकते हैं। इसका भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।
सर ये पूछा जाता है कि कितने पेज लिखें, तो ध्यान रखें पेज की कोई गिनती नहीं होती है। आपके पूरे पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सभी की स्पीड अलग अलग होती है, किसी की हैंडराइटिंग बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। डायग्राम, टेबल, फ्लो चार्ट का भी साइज अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट पेज की संख्या नहीं बता सकती हूँ। लेकिन फिर भी यदि अच्छे से लिखा जाए और यदि हम एक रेंज लें तो शॉर्ट नोट्स लगभग 3 से 4 पेज में और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये 5 से 7 पेज में लगभग सभी पॉइंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें डायग्राम और फ्लो चार्ट्स सभी कुछ शामिल है। कई बार शॉर्ट नोट्स काफी छोटे होते हैं, जैसे कि यदि डिफरेंसेस लिखने हो तो 1.5 से 2 पेज में भी शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ध्यान रहे एग्जाम के लिए आप घर पर जरूर प्रैक्टिस कीजिए कि 3 घंटे में आप कितना लिख पा रहे हैं और इसी से ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एक क्वेश्चन में कितने पेज लिखने हैं। और बहुत ही ध्यान देने वाली चीज, एक यूनिट से एक ही प्रश्न करना होता है, इसलिए गलती से भी या जानबूझकर कभी भी एक यूनिट के 2 क्वेश्चन का आंसर ना करें, वरना मार्किंग केवल एक ही आंसर में होगी और दूसरे क्वेश्चन को पूरा का पूरा क्रॉस कर दिया जाएगा। आपका टाइम भी वेस्ट होगा और नंबर भी नहीं मिलेंगे। और बहुत ही जरूरी बात, यदि आपका टाइम मैनेजमेंट सही होता है तो आप 3 घंटे में 5 यूनिट कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो आपका ये टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखें, यदि कभी ऐसा हो जाए कि आप 4th यूनिट बना रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास 5th यूनिट बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है, तो आप 4th यूनिट ही बनाते मत रह जाइए, बल्कि आप उसको शॉर्ट कर दीजिए और 5th यूनिट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि आप 4 ही यूनिट बनाएंगे तो आपकी मार्किंग सिर्फ 40 में ही होगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जूलॉजी और बॉटनी में अक्सर हमें ज्यादा लिखना होता है, इसलिए सप्लीमेंट्री पेपर की आवश्यकता होती है। जब भी आप सप्लीमेंट्री लें तो सप्लीमेंट्री में यदि आप पहली सप्लीमेंट्री ले रहे हैं तो सबसे ऊपर में नंबर 1 डाल दीजिए, यदि दूसरी ले रहे हैं तो 2 डाल दीजिए और यदि उससे ज्यादा लेते हैं तो नंबरिंग एक के बाद एक करते जाइए, ताकि जिस समय आपको उन सप्लीमेंट्रीज को बांधना होगा तो हड़बड़ी में वो आगे पीछे न बंध जाएं। इसलिए सप्लीमेंट्री को जब भी आप ले तो उसमें नंबरिंग जरूर कर दें। एग्जाम खत्म होने के 5 मिनट पहले ही आप सभी सप्लीमेंट्रीज को मेन कॉपी में अटैच कर लीजिए। अटैचमेंट प्रॉपर हुआ है या नहीं ये जरूर चेक कर लें, नहीं तो सप्लीमेंट्री खुल करके निकल सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। हर सप्लीमेंट्री कॉपी में आपको नंबरिंग के साथ साथ अपने रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट सभी की एंट्री करना जरूरी होता है। 3 घंटे कंप्लीट होने पर बेल लगती है। ध्यान रखें जैसे ही बेल लगती है आप लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब इन्विजिलेटर्स आते हैं उसके बाद भी स्टूडेंट्स लिखते रहते हैं और इन्विजिलेटर्स को कॉपी छीननी पड़ती है। इस स्थिति में कई बार कॉपी फट भी जाती है या फिर कई बार यदि आंसर लिखते होते हैं बच्चे तो कॉपी छीनने की वजह से वो आंसर उन्हीं के पेन से कट जाता है। इसलिए ध्यान रखें जैसे इन्विजिलेटर सामने आए तुरंत उन्हें अपनी कॉपी बंद करके खुद ही दे दें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स, मैंने अक्सर देखा है कि साइंस के बच्चों का जो एग्जाम है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होता है, इसलिए एग्जाम के प्रेशर में वो रात भर जागते हैं। तो ध्यान रहे कि एग्जाम के ठीक एक दिन पहले वाली जो रात होती है वहां पर आप कम से कम 4 घंटा जरूर सोएं, क्योंकि नहीं सोने से आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी दोनों ही वीक हो जाती है और इन दोनों ही एनर्जी का काम आपको होता है एग्जाम के समय लिखने में और फटाफट आंसर सोचने में। तो इसलिए आप कम से कम 4 घंटे की नींद जरूर लें। और लास्ट में ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।